हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के विज्ञान के पहले पाठ रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को प्रारंभ करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पदार्थ के अंदर होने वाले परिवर्तनों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर को समझने के लिए हमें सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया के बारे में समझना होता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग अपने आसपास होने वाले परिवर्तनों के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए बात करें। तो आप लोग जानते हैं कि जो पदार्थ होता है वो उसमें दो प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं। एक पहले प्रकार का परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरे प्रकार का परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन। देखिए, परिवर्तन का अर्थ होता है चेंज। चेंज अर्थात किसी भी पदार्थ की अवस्था का बदल जाना। यानी जब हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं उनमें या तो उनके भौतिक गुणों में या तो उन पदार्थों के रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन आ जाए तो उसी को हम चेंज या परिवर्तन के नाम से जानते हैं। तो किसी भी पदार्थ के अंदर दो प्रकार का परिवर्तन संभव होता है। पहला प्रकार होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा प्रकार होता है रासायनिक परिवर्तन। तो आइए पहले हम लोग भौतिक परिवर्तन को अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, भौतिक परिवर्तन का अर्थ होता है ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। अब पदार्थ के भौतिक गुण क्या क्या होते हैं, तो यहां पे मैंने भौतिक गुण लिख रखे हैं। देखिए, किसी भी पदार्थ के ऐसे गुण जिनको व्यक्त करने के लिए या बताने के लिए पदार्थ के संगठन में परिवर्तन आवश्यक नहीं होता। यानी जो पदार्थ है वो किस प्रकार के कणों के मिलने से बना हुआ है, किस प्रकार के परमाणु या अणु पदार्थ के अंदर मौजूद हैं, इसके बारे में व्यक्त करने व्यक्ति का कोई मतलब नहीं होता है। तो ऐसे परिवर्तन हमारे भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे किसी भी पदार्थ का रंग, उसकी गंध, अवस्था, घनत्व, गलनांक, क्वथनांक, कठोरता, विलेयता, चालकता, चुंबकीय गुण, ये सारे पदार्थ के भौतिक गुण कहलाते हैं। और जब पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है तो ऐसा परिवर्तन कहलाता है भौतिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन की एक खासियत यह होती है कि भौतिक परिवर्तन में कोई नई चीज नहीं बनती। अर्थात भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, परंतु पदार्थ के रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जैसे भौतिक परिवर्तनों के जो है कुछ उदाहरण हमारे पास हैं। जैसे पानी का बर्फ में बदल जाना, तो पानी का बर्फ में बदलना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। जैसे समझिए, जैसे पानी जो होता है वो एक प्रकार का द्रव होता है, द्रव। और आपको पता है कि जो द्रव है उसके जो कण होते हैं, अवयवी कण, उनके बीच में अंतराण्विक स्थान थोड़ा अधिक होता है। अब चाहे पदार्थ की तीन अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस, और तीनों प्रकार की अवस्थाओं का निर्माण छोटे छोटे कणों के मिलने से होता है। और ऐसे पदार्थ जिनके अवयवी कण एक दूसरे से एकदम सटे हुए पाए जाते हैं, ऐसे पदार्थों को हम ठोस कहते हैं, ठोस। और पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसमें पदार्थ को बनाने वाले कण एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर होते हैं, उनके बीच में अंतरा आणविक स्थान काफी ठोस की तुलना में थोड़ा अधिक होता है, तो ऐसा पदार्थ द्रव कहलाता है। और वे पदार्थ जिनमें पदार्थ को बनाने वाले अवयवी कण बहुत दूर दूर होते हैं उनको बोला जाता है गैस, गैस बोला जाता है। तो भौतिक परिवर्तन में किसी भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। जैसे जब पानी को बर्फ में बदला जाता है, तो जब हम पानी को ठंडा करते हैं तो पानी के अवयवी कण जो थोड़ा दूर दूर थे वो एकदम पास पास आ जाते हैं, और अंतरा आणविक स्थान कणों के बीच में जो पहले अधिक था अब वो कम हो जाता है, जिसके कारण ये जो द्रव होता है, पानी जो होता है, वो ठोस बर्फ में बदल जाता है। लेकिन पानी के गुणों में, रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इस तरह से पानी का बर्फ में बदलना एक प्रकार के भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है, जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। तो इसी तरह से मोम का पिघलना, तो मोम को पिघलाने वाला परिवर्तन भी आपके भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है, जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। तीसरा, कागज को काटना।
जैसे अगर आप कागज को काट करके अलग अलग प्रकार का रूप दे दें तो वो भी एक प्रकार के भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि कागज को काटने से कागज के भौतिक गुणों में तो परिवर्तन हो जाता है, उसके आकार में, उसकी आकृति में, उसके माप में तो परिवर्तन आ जाएगा, परंतु कागज को बनाने वाले परमाणुओं अथवा अणुओं में के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए कागज को काटना भी एक प्रकार के भौतिक परिवर्तन का ही उदाहरण होता है। अगला एग्जाम्पल है हमारा चीनी का पानी में घुलना। तो चीनी को पानी में घोलना भी एक प्रकार के भौतिक परिवर्तन का ही उदाहरण होता है। चुंबक द्वारा लोहे को आकर्षित करना। तो चुंबक के समीप जब हम लोहे को ले जाते हैं तो लोहा चुंबक की ओर आकर्षित हो जाता है। तो लोहे को द्वारा लोहे का चुंबक की ओर आकर्षित हो जाना भी एक प्रकार के भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। तो भौतिक परिवर्तन आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा परिवर्तन जिसमें हमारे आसपास पाए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं उनके आकार में, उनकी आकृति में, उनके माप में जो परिवर्तन आ जाता है, उसकी अवस्था में परिवर्तन आ जाता है, परंतु उस पदार्थ को बनाने वाले जो आपके कण हैं, जो एटम्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग भौतिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। भौतिक परिवर्तन की एक खासियत ये होती है कि भौतिक परिवर्तन प्रकृति में उत्क्रमणीय होते हैं। इसका मतलब समझते हैं। उत्क्रमणीय का अर्थ होता है कि जो है अपनी अवस्था को दोबारा भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपको पता है जब आप पानी को ठंडा करेंगे तो पानी बर्फ में बदल जाएगा, पानी बर्फ में बदल जाएगा, परंतु जब पानी बर्फ में बदलेगा तो आप बर्फ को पुनः पानी में भी बदल सकते हैं। तो ऐसे गुण को बोलते हैं उत्क्रमणीयता, रिवर्सिबिलिटी, यानी पानी को बर्फ में बदलना और बर्फ को दोबारा पानी में बदलना। तो इस प्रकार भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। अर्थात अगर आप पानी को बर्फ में बदल ले रहे हो तो बर्फ को दोबारा पानी में भी बदला जा सकता है। तो ऐसा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है जो प्रकृति में उत्क्रमणीय होता है, जिसमें कोई नई चीज नहीं बनती। परंतु अब आगे बात करें, अगर मैं रासायनिक परिवर्तन के बारे में बात करता हूं तो रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसमें किसी भी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। जब पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाए तो उन परिवर्तनों को हम लोग रासायनिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के जो रासायनिक गुण होते हैं, किसी भी पदार्थ में पाए जाने वाले रासायनिक गुणों में परिवर्तन आ जाता है। तो रासायनिक गुण पदार्थ में कौन कौन से होते हैं? पहला रासायनिक गुण होता है ज्वलनशीलता। देखो, ज्वलनशीलता का अर्थ होता है किसी भी पदार्थ को जलाना, किसी भी पदार्थ को जला देना। जैसे अगर मैं कागज का एग्जांपल लेता हूं तो कागज को अगर मैं वायु की उपस्थिति में जला देता हूं तो कागज को जला देने पर कागज के रासायनिक गुणों में परिवर्तन आ जाएगा और कागज की प्रकृति बदल जाएगी। जैसे जब तक आप कागज को नहीं जलाते हो तब तक आप कागज पे लिख सकते हो, भले ही आप उसको किसी भी आकार में बदल दीजिए। तो लेकिन अगर मैं कागज को जला दूं तो कागज को जला देने पर क्या होगा? राख बन जाएगी। तो हम राख पर लिख नहीं सकते क्योंकि कागज के रासायनिक गुणों में वहां पे परिवर्तन आ गया और एक नए प्रकार का पदार्थ बन गया, राख बन गई। तो इस प्रकार से जब किसी भी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है तो एक नए प्रकार का पदार्थ बन जाता है। और रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं प्रकृति में अनुत्क्रमणीय होते हैं। जैसे अगर आपने एक बार कागज को जला करके राख बना दी तो आप राख से पुनः कागज नहीं बना सकते हैं। तो इस प्रकार के परिवर्तनों को हम लोग रासायनिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। तो रासायनिक गुणों में जब परिवर्तन आ जाएगा तो रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। और रासायनिक गुणों में पहला गुण था ज्वलनशीलता। तो किसी भी पदार्थ को जलाना, किसी भी पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला देना, उसका दहन कहलाता है और इसी गुण को ज्वलनशीलता बोला जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आप लैब में जो है मैग्नीशियम रिबन लेकर के अगर आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका दहन करते हैं तो सफेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण प्राप्त होता है। तो यह भी एक प्रकार के रासायनिक परिवर्तन का ही उदाहरण होता है। दूसरा देखो, जब पदार्थ, दो अलग अलग प्रकार के पदार्थ आपस में प्रतिक्रियाशीलता दर्शाते हैं। जैसे मान लीजिए आप लैब में जो है कोई ऐसी अभिक्रिया करवाते हैं जिसमें आप मान लीजिए एक अम्ल लेते हैं और अम्ल को क्षार के साथ जो है मिला देते हैं। तो अम्ल और क्षार आपस में प्रतिक्रिया करते हैं और प्रतिक्रिया करके एक नए प्रकार का पदार्थ बनाते हैं जिसको आप लवण के नाम से जानते हैं। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण का निर्माण कर देते हैं। तो ये भी एक प्रकार के रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। और
इसी प्रकार से जो है अम्ल क्षार प्रतिक्रिया, जो यही हो गई प्रतिक्रियाशीलता में आ गया। संक्षारण, संक्षारण का अर्थ होता है जब कोई भी जो धातु होती है वो नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो उस धातु की सतह के ऊपर ऑक्साइड की एक परत बन जाती है और फिर वो ऑक्साइड की परत धातु की चमक को जो है कम कर देती है और उसकी गुणवत्ता को खराब कर देती है। तो ऐसी प्रक्रिया को संक्षारण बोला जाता है। तो संक्षारण का प्रोसेस भी एक प्रकार के रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। संक्षारण का एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल, लोहे पर जंग लगना। जब लोहा जो है नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो लोहे की सतह के ऊपर जो है फेरिक ऑक्साइड की एक भूरे रंग की परत बन जाती है, जो आगे हम लोग बात करेंगे संक्षारण की डिटेल में। तो संक्षारण की क्रिया का होना भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होता है, जिसमें लोहे के ऊपर एक नए प्रकार के पदार्थ की परत बन जाती है। तो ये भी एक प्रकार के रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। ऑक्सीकरण, किसी भी पदार्थ का ऑक्सीकरण हो जाना भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होता है। ऑक्सीकरण का सामान्य अर्थ होता है किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग हो जाना। जब आप किसी पदार्थ में ऑक्सीजन को लाकर जोड़ देते हो तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है और ऑक्सीकरण की क्रिया होने के परिणाम स्वरूप भी एक नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण हो जाता है। तो ये भी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया भी एक प्रकार के रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। वियोजन, वियोजन का अर्थ होता है किसी भी पदार्थ का टूट जाना। जब आप किसी पदार्थ को जो है गर्म करते हैं तो गर्म करने पर क्या होता है, वो उसके अंदर मौजूद अणु, बड़े बड़े आकार के अणु छोटे छोटे अणुओं में टूट जाते हैं और उस पदार्थ का वियोजन हो जाता है। वियोजन का अर्थ होता है टूट जाना। तो जब कोई पदार्थ गर्म करने पर, प्रकाश देने पर, ऊष्मा का प्रयोग करने पर छोटे छोटे जो है पदार्थों में विखंडित हो जाता है तो ऐसी प्रक्रिया को वियोजन बोला जाता है। और वियोजन की प्रक्रिया में भी पदार्थ के गुणों में, रासायनिक गुणों में परिवर्तन आ जाता है। तो ये भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होता है। अब रासायनिक परिवर्तन के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला उदाहरण है कोयले या लकड़ी का दहन। तो कोयले को जलाने पर, जब आप कोयले को जलाते हैं तो कोयले को जला देने पर राख का निर्माण हो जाता है और कोयले का दहन होने से एक नए प्रकार का पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। जैसे जब आप कोयले को जलाते हैं तो आप देखते हैं कि कोयले के दहन से काला काला धुआं निकलता है जो हमारे पर्यावरण में फैल जाता है। तो वो जो काला काला धुआं कोयले के दहन से निकल रहा है वो एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो कोयले का दहन करने पर भी एक प्रकार से नए प्रकार का पदार्थ बन रहा है। तो कोयले का दहन एक प्रकार के रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला, दूसरा एग्जांपल है हमारे पास दूध से दही का बनना। तो ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, आप अपने घरों में देखते हैं कि जब दूध जो होता है उसका दही में परिवर्तन हो जाता है तो दूध का दही में परिवर्तन होने पर दूध के गुणों में परिवर्तन हो जाता है, दूध के रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। जैसे जो दूध होता है, दूध दूध जो होता है उसके अंदर, दूध के अंदर एक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिसको बोलते हैं लैक्टोज। लैक्टोज, लैक्टोज नाम का कार्बोहाइड्रेट दूध में पाया जाता है। अब होता क्या है कि दूध से दही में परिवर्तन करने के लिए एक जीवाणु उत्तरदायी होता है जिसको बोला जाता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। अब ये जीवाणु करता क्या है, तो ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो होता है ये दूध के अंदर एक जैव रासायनिक क्रिया करता है जिसको किण्वन के नाम से जाना जाता है, किण्वन। तो दूध के अंदर ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु किण्वन की क्रिया करता है और दूध के अंदर मौजूद जो लैक्टोज होता है, दूध के अंदर मौजूद लैक्टोज जो एक प्रकार की शर्करा होती है, उस लैक्टोज का ये जीवाणु लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन कर देता है। लैक्टोज से लैक्टिक अम्ल का निर्माण दूध में हो जाता है और जब दूध में लैक्टोज से लैक्टिक अम्ल बन जाता है तो दूध के रासायनिक गुणों में चेंज हो जाता है और इस प्रकार से दूध का दही में परिवर्तन हो जाता है। तो दूध का दही में परिवर्तन होना भी एक प्रकार के रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। तो लैक्टोज से लैक्टिक अम्ल बनाने का कार्य दूध के अंदर ये लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु करता है। इस जीवाणु के शरीर से कुछ ऐसे एंजाइम निकलते हैं जो दूध में मौजूद लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं। तो लैक्टोज एक प्रकार की शर्करा होती है जबकि लैक्टिक अम्ल एक प्रकार का अम्ल है और अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। इसीलिए जब दूध का दही में परिवर्तन हो जाता है तो दही जो है स्वाद में खट्टा लगने लगता है। तो दूध से दही का बनना भी एक प्रकार के रासायनिक परिवर्तन का ही उदाहरण होता है। तीसरे एग्जाम्पल की बात करें अगर, तो लोहे पर जंग लगना, जिसका भी मैंने संक्षारण में जिक्र किया कि जब
कोई भी जो धातु होती है वो नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, तो वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपनी सतह के ऊपर ऑक्साइड की एक परत का निर्माण कर देती है, और फिर वह ऑक्साइड की परत उस धातु की सतह को धीरे धीरे खराब करने लगती है। तो इस प्रक्रिया को संक्षारण बोला जाता है। जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना संक्षारण की क्रिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण होता है। तो लोहे पर जंग लगना भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होता है। अगला एग्जाम्पल है भोजन का पाचन। भोजन का पाचन, जैसे आपको पता है हम जीवित रहने के लिए भोजन ग्रहण करते हैं, और भोजन हम इसलिए खाते हैं ताकि हम अपनी कोशिकीय क्रियाएं कर सकें। भोजन हमारी बॉडी में जाने के बाद हमें ऊर्जा देता है। अब हमें पढ़ा था कि भोजन के अंदर पोषक तत्व पाए जाते हैं, भोजन के अंदर पोषक तत्व पाए जाते हैं, और ये जो भोजन के अंदर पाए जाने वाले जो पोषक तत्व होते हैं, इनमें मुख्य रूप से आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। भोजन के पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जिसको हम वसा के नाम से जानते हैं। चौथे प्रकार का आपका पोषक तत्व भोजन में होते हैं विटामिन्स, विटामिन्स। और पांचवें प्रकार के पोषक तत्व जो भोजन में पाए जाते हैं वो होते हैं मिनरल्स, खनिज। तो भोजन का पाचन किस प्रकार से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है उसको समझते हैं। तो जैसे जब आप भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स और खनिज लवण पाए जाते हैं। अब जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो भोजन के पाचन की प्रक्रिया में क्या होता है कि भोजन के अंदर उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण ये बड़े बड़े आकार के अणु होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट एक बड़े आकार का अणु होता है। तो जब हम भोजन के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवणों को ग्रहण करते हैं तो ये सारे पोषक तत्व हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, और हमारे शरीर में पाई जाने वाली कुछ ग्रंथियों से, जैसे आपको पता है कि पाचन की प्रक्रिया में कई सारे अंग मिलकर भाग लेते हैं। जैसे हमारे शरीर में पाचन का कार्य करने के लिए हमारी मुख गुहा में दांत होते हैं, लार ग्रंथियां होती हैं, जिह्वा होती है, उसके बाद जो है हमारे जो है अंतरंगों में आमाशय होता है, अग्न्याशय होता है, छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है, यकृत होता है। तो ये सारे अंग मिल करके हमारे शरीर में भोजन के पाचन की क्रिया करते हैं। तो इन अंगों से कई सारे एंजाइम निकलते हैं। एंजाइम पाचन की क्रिया करने के लिए एंजाइम उत्तरदायी होते हैं। तो जब आप भोजन ग्रहण करते हैं तो ये पोषक तत्व हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, और हमारे शरीर की ग्रंथियों से निकलने वाले जो एंजाइम होते हैं वो इन बड़े बड़े आकार के पोषक तत्वों के अणुओं को तोड़कर छोटे छोटे सरल अणुओं में बदल देते हैं, और इसी प्रक्रिया को भोजन का पाचन कहा जाता है। तो जब भोजन का पाचन होता है तो नए प्रकार के पदार्थ बनते हैं, छोटे आकार के पदार्थ बनते हैं। जैसे जब हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन से हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज एक प्रकार का सरल कार्बोहाइड्रेट है। तो इसी प्रकार से जब हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन का पाचन होता है तो प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक अणु होता है, और प्रोटीन को तोड़ करके हमारी बॉडी में एमिनो अम्ल में बदल दिया जाता है, एमिनो एसिड्स में बदल दिया जाता है। तो ये भी एक प्रकार के रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। इसी प्रकार वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदला जाता है, और विटामिन और खनिज लवण ये स्वयं से ही छोटे आकार के अणु होते हैं। हमारी बॉडी में इनको तोड़कर और छोटा नहीं किया जाता, परंतु कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा इन तीनों को एंजाइमों की सहायता से तोड़कर सरल अणुओं में बदलना एक प्रकार के रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का एंजाइम द्वारा पाचन हो जाने पर ग्लूकोज का निर्माण होता है, प्रोटीन का पाचन हो जाने पर एमिनो अम्ल का निर्माण, और वसा का पाचन हो जाने पर वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का निर्माण एक प्रकार के रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। तो भोजन का पाचन भी रासायनिक परिवर्तन है। अगला है हमारे रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण भोजन का पकाना। जैसे आप अपने घरों में जब भोजन पकाते हैं तो भोजन को पकाना भी एक प्रकार के रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है, क्योंकि जब हम भोजन को पकाते हैं तो भोजन के रंग, भोजन के स्वाद, भोजन की गंध और भोजन में उपस्थित जो आपके पोषक तत्व होते हैं उनकी प्रकृति में परिवर्तन आता है। तो इसी प्रकार से भोजन का पकाना भी एक प्रकार के रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है, जिसमें भोजन के रंग, भोजन के गंध और उसके स्वाद और भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों की प्रकृति में चेंज आ जाने की वजह से नए प्रकार के पदार्थ बनते हैं, जिससे कि रासायनिक परिवर्तन जो है भोजन का पकाने में भी होता है।
अगला एग्जाम्पल है मोमबत्ती का जलना। तो अगर आप किसी अंधेरे कमरे में मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोमबत्ती का जलना भी एक प्रकार के रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है, क्योंकि मोमबत्ती जब जलती है तो ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। क्योंकि आपको पता है जब आप बंद कमरे में मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोमबत्ती के जलने के कारण वो कमरा प्रकाश से भर जाता है। तो ऊष्मा और प्रकाश का निर्माण होने के कारण ऊष्मा और प्रकाश का निर्माण होने के कारण मोमबत्ती का जलना भी एक प्रकार के रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो हमारी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि श्वसन की क्रिया, मानव में होने वाली श्वसन की क्रिया एक प्रकार के रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होती है। तो श्वसन की क्रिया में जैसा आप जानते हैं कि श्वसन की क्रिया में जो भोजन हम खाते हैं उस भोजन का पाचन होने से पहले बनता है ग्लूकोज। भोजन का पाचन हो जाने से पहले ग्लूकोज का निर्माण होता है और हमारी बॉडी में ये जो ग्लूकोज बनता है और सांस के द्वारा जो ऑक्सीजन हम अंदर ले जाते हैं, ये ऑक्सीजन हमारी कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का दहन करती है और इस ग्लूकोज का दहन हो जाने से तीन प्रकार के पदार्थ बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, एक जल और एक ऊर्जा। ऊर्जा तो इस प्रकार से ये जो आपका श्वसन की क्रिया होती है ये भी एक प्रकार के रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होती है, जिसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन की आपस में अभिक्रिया हो जाने से नए प्रकार के पदार्थों का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। और श्वसन की क्रिया में ऊर्जा जो बनती है, इसी ऊर्जा के द्वारा सभी जीवधारी अपनी कोशिकीय क्रियाएं करते हैं। तो श्वसन की क्रिया भी एक प्रकार की रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होती है, जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीजन द्वारा दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि पदार्थ के अंदर दो प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन जब किसी पदार्थ में होता है तो नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण नहीं होता, केवल जो पदार्थ हम लेते हैं उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। और जबकि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन आ जाता है, जिससे कि रासायनिक गुणों में परिवर्तन होने के कारण किसी नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने देखा कि पदार्थ में कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन के कुछ एग्जांपल्स और रासायनिक परिवर्तन के कुछ एग्जांपल्स। तो अब हम लोग इसके अगले वीडियो में बात करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का तरीका क्या होता है, और रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के तरीके को ही हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण जो होता है वो क्या होता है, और रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है, और रासायनिक समीकरण जो होता है उसको संतुलित करने का तरीका क्या होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। तो इन सब की बात करने के बाद फिर हम लोग लास्ट में इस चैप्टर में बात करने वाले हैं कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, और प्रत्येक प्रकार की अभिक्रिया के उदाहरण के साथ जो है हम लोग समझेंगे। तो इस वीडियो में जो है इतना ही, और अगली क्लास में अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, और ये जो है रासायनिक समीकरण क्या होता है, और ये रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।